बच्चों यहाँ क्या हमारे पास LCR सर्किट जो आपके पास प्रेजेंट रहता है, इस LCR सर्किट के अंदर we have the concept of the resonant frequency which is given by 1 upon 2 pi under root of 1 upon LC। हमारे पास ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, फिर से समझो, ये जो हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं ये L और C पे डिपेंड करती है और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस R। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट हो जाती है ऑफ द रेजिस्टेंस R ओम। ये बच्चे हमारे पास R ओम की रेजिस्टेंस के पूरी तरह से क्या हो जाती है, इंडिपेंडेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा, सपोज कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जिसमें टीचर बोलता है कि मेरे पास सपोज L इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई स्क्वायर है और C इज इक्वल टू, सपोज कि मेरे पास C इज इक्वल टू, आपके पास कितना आ जाएगा, 16 माइक्रोफेरेड है, तो 16 माइक्रोफेरेड है। कैलकुलेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो कैलकुलेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आप इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके बताएं। तो हमारे पास इसका आंसर कैसे आएगा, तो हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाएगी, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू 16 इंटू 10 की पावर -6। देखो समझो बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पर सॉरी एक हमारे पास गलती होगी, यहाँ पर पाई स्क्वायर ऐसे नहीं आएगा, 1 अपॉन पाई का स्क्वायर, ठीक, तो मुझसे गलती होगी, पाई ऊपर चला जाएगा, ये रूट यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस विल बी 1 अपॉन 2 पाई आदित्य, यहाँ पर पाई स्क्वायर ऊपर, 10 की पावर 6 आपके पास ऊपर और नीचे बच्चे हमारे पास 16। और बच्चे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, 1 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू 10 की पावर 3 और नीचे बच्चे हमारे पास 4 कैंसिल हो जाएगा और दिस विल बी आपके पास 1000 डिवाइडेड बाई 8 हर्ट्ज। बड़ी सिंपल सी चीज। सो ये बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 8 हर्ट्ज, ये हमारे पास आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा 8 हर्ट्ज। ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हमारे पास ये चीज ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले पे मेगा हम काम करेंगे और हमारे को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। पर पॉइंट बच्चा हमारे पास आगे चलता है, सपोज कि रेजोनेंस होगी, सपोज ऐसा करंट चल रहा है जिस पे रेजोनेंस हो रही है, तो हमारे पास उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका असर हमको समझ में आ रहा है। हमारे पास रेजोनेंस का असर मुझे समझ में आ रहा है, तो हमारे पास देखिए जी, आपके पास रेजोनेंस हो रही है, ठीक है, हो रही है जी, रेजोनेंस पे क्या हो रही है, तो हमारे पास सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे, द वोल्टेज एट द रेजोनेंस। तो वोल्टेज एट रेजोनेंस क्या हो जाएगी आपके पास, तो वोल्टेज एट रेजोनेंस किसके बराबर होगी, आपकी जो नेट वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगी, VR के बराबर। ऐसा क्यों, क्योंकि VL और VC कैंसिल हो रही है। नेक्स्ट वन, हमारे पास इंपीडेंस क्या हो जाएगी, अगर बात की जाए रेजोनेंस की इंपीडेंस, द इंपीडेंस ऑफ द रेजोनेंस, तो हमारे पास इंपीडेंस ऑफ रेजोनेंस क्या आ जाएगी, Z इज इक्वल टू आपके पास अंडर रूट ऑफ सिंपल R स्क्वायर, जो कि आपके पास R के बराबर है। इंपीडेंस ऑफ रेजोनेंस भी हो गई, मतलब रेजोनेंस के ऊपर जो हमारे पास इंपीडेंस होती है वो सबसे कम हो जाती है। और अगर करंट एट रेजोनेंस निकालने को बोला जाए तो ये किसके बराबर आ जाएगी, ये बच्चा हमारे पास V नेट डिवाइडेड बाई Z, जो कि R के बराबर है। देखो कितनी सारी चीजें हमको पता लगती जा रही है। रेजोनेंस के ऊपर अगर मैं फेज एंगल की बात करूं, तो रेजोनेंस के ऊपर फेज एंगल किसके बराबर हो जाएगा, तो फेज एंगल फाई आपके पास 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी कि फेज एंगल मेरे पास एग्जैक्टली यहाँ पर 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा रेजोनेंस।
रेजोनेंस पे हमारे पास द करंट बिकम्स मैक्सिमम एंड द इम्पीडेंस बिकम्स लो। तो हमने बार बार आपसे एक ही बात की है बच्चे, देखो रेजोनेंस को समझो। रेजोनेंस एक ऐसी कंडीशन है हृदयेश्वरी जिसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, क्या आपके पास यहाँ पर जो करंट है, समझो जो आपका इम्पीडेंस है, ये इम्पीडेंस आपके पास यहाँ पर सबसे कम होकर ऐसे हो जाता है। ये हमारे पास कहां पर आपके पास हो रहा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऐसा हो रहा है। आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऐसा कुछ आपके पास हो, जहां पर इंपीडेंस आपके पास क्या है, सबसे कम है, जहां पर इंपीडेंस सबसे कम है। तो हमारे पास दिस इज द इंपीडेंस, और ये वाली चीज बच्चे कब हो रही है, रेजोनेंस के ऊपर। ये बात ध्यान से समझना, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी ग्रेटर आपके पास लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज है, ये वाली चीज, और ये वाली फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। और हमारे पास करंट क्या होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, जरा चेक करते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमारा करंट जो होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास ये करंट आ गया आई, और ये बच्चा हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, ये देखिए मैक्सिमम, ये करंट आपके पास मैक्सिमम है। रेजोनेंस से पहले और रेजोनेंस से बाद के अंदर ये हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। रेजोनेंट से पहले और रेजोनेंट से बाद में करंट कम है, लेकिन एग्जैक्टली रेजोनेंस के ऊपर करंट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ मिनिमम इम्पीडेंस की वजह से होता है, आई नॉट डिवाइडेड बाई आर, आई नॉट डिवाइडेड बाई आर। मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, रेजोनेंस पे इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के बराबर होती है, रेजोनेंस पे वोल्टेज सिर्फ रेजिस्टेंस पे आती है, और रेजोनेंस पे फेज एंगल 0 डिग्री हो जाता है, रेजोनेंस पे फेज एंगल 0 डिग्री हो जाता है, रेजोनेंस पे फेज एंगल 0 डिग्री हो जाता है। इस बात को समझना, क्योंकि सिस्टम में सिर्फ रेजिस्टेंस ही काम आती है, बाकी सारी रेजिस्टेंसेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है हमारे पास, समझो इस बात को। चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास अगर मैं आगे की तरफ को चलूं और आपको चीजें अंडरस्टैंड करवाऊं, तो क्या चीज, अगर मैं आपको चीजें अंडरस्टैंड करवाऊं तो हमारे पास क्या है, जरा फोकस करते हैं। अगर हम आगे चलते तो आगे चल के हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, विच इज नोन एज टू बी द शार्पनेस ऑफ द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। तो आपके पास रेजोनेंस की शार्पनेस हमारे लिए बहुत मैटर करती है बच्चे, द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आती है बच्चे, हमारे पास द रेजिस्टेंस ऑफ द एलसीआर सर्किट, द रेजिस्टेंस of the LCR circuit, the resistance of the LCR circuit। जो बच्चा हमारे पास LCR circuit की resistance है, the resistance of the LCR circuit determines the sharpness of the resonance, determines the sharpness of the resonance, the sharpness ऑफ द रेजोनेंस। जितनी बढ़िया रेजोनेंस की शार्पनेस होगी उतना बढ़िया बच्चे आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, आपके पास क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। लेसर इज द रेजिस्टेंस, लेसर इज द रेजिस्टेंस, जितनी छोटी बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस होगी, मोर इज द शार्पनेस, मोर इज द शार्पनेस। हमारे पास यहाँ पर शार्पनेस उतनी ज्यादा होगी, मोर इज द शार्पनेस, हमारे पास शार्पनेस उतनी ज्यादा होगी। और ज्यादा शार्पनेस मतलब गुड क्वालिटी का बच्चे रेजोनेंस, गुड क्वालिटी का रेजोनेंस कैसे समझते हैं। तो सपोज कि ये मेरे पास यहाँ पर करंट है, और ये देखिए बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक। एल और सी आपके पास क्या कांस्टेंट है, एल और सी कांस्टेंट है। तो हमारे पास अलग अलग रेजिस्टेंस पे देखिए बच्चे कैसे आपके पास, ये देखिए ये मेरे पास पहला रेजोनेंस है, इसके बाद बच्चे हमारे पास दूसरा रेजोनेंस है, और हमारे पास यहाँ पर ये तीसरा रेजोनेंस है। इन तीनों रेजोनेंस की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास एक जैसी है, इन तीनों की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपके पास एफ आर। लेकिन एक बात है, आपके पास अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है,
और हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है R3 और हमारे पास यहाँ पे ये रेजिस्टेंस किसके बराबर है बच्चे, आपके पास यहाँ पर R3 के बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी रेजिस्टेंस सबसे बड़ी होगी, चलो करंट भी है हमारे पास, तो हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस सबसे बड़ी होगी और कौन सी रेजिस्टेंस बच्चे हमारे पास यहाँ पे सबसे छोटी होगी, यह चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3। क्या समझ में आता है, जितनी बड़ी बच्चे हमारे पास रेजिस्टेंस आपके पास रहती है, हमारे पास उतना ही फ्लैट, हमारे पास उतना ही फ्लैट बच्चा आपके पास क्या होता है, रेजोनेंस होता है। हमारे पास उतना ही फ्लैट आपके पास क्या होता है, रेजोनेंस होता है। समझो, हमारे पास ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। फिर समझो, हमारे पास R3 रेजिस्टेंस बड़ी होने से आपके पास क्या हो रहा है, रेजोनेंस इज लेस शार्प। तो हमारे पास अगर हम रेजोनेंस को शार्प बनाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। बड़ी रेजिस्टेंस रेजोनेंस को फ्लैट बनाती है और उसकी क्वालिटी भी आपके पास चली जाती है। और फिर हमारे पास इसके बाद क्या चीज आ जाती है, इसके बाद बच्चे हमारे पास क्या चीज आ जाती है, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी फैक्टर। तो मेरे पास यहाँ पर अब आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी फैक्टर, जिसको हम क्यू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर क्या चीज है, इसको अंडरस्टैंड करते, क्वालिटी फैक्टर, इसको हम क्यू फैक्टर भी बोलते हैं। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द रेजोनेंस, द क्वालिटी फैक्टर, समझना बच्चे, ऑफ द रेजोनेंस, द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द रेजोनेंस इज रेशियो ऑफ द रेजोनेंस इज द रेशियो। ये बच्चा हमारे पास रेशियो इज द ratio of resonant frequency, ratio of the resonance frequency, resonant frequency, resonant frequency to the difference of the frequencies, to the difference of the frequencies, difference of the frequencies, frequencies where, जहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, where the बच्चा हमारे पास current drops to, the current drops to, the current drops to under root of 2, आपके पास 1 by under root 2 times the current at the resonance, the current at the resonance, at the resonance, at the resonance। समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर LCR सर्किट, सपोज मेरे पास यहाँ पर एक LCR सर्किट है, ये समझते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक बड़ा सा हम LCR सर्किट का बिहेवियर ड्रॉ करते और हमारे पास यहाँ पर ये करंट आ गया, ये आपके पास आ गया करंट I और ये फ्रीक्वेंसी आ गई F। अब ध्यान से समझो, हमारे पास यहाँ से आपके पास रेजोनेंस आया और ये रेजोनेंस नीचे की तरफ को ड्रॉप कर गया और हमारे पास यहाँ से रेजोनेंस आपके पास ऊपर गया और ऊपर से बच्चे आपके पास ड्रॉप कर गया। समझो, यहाँ पर मेरे पास करंट की वैल्यू क्या थी बच्चे आपके पास, ये आपके पास थी I0 सबसे ज्यादा, समझ लो। और हमारे पास क्या होता है बच्चे, ध्यान से समझना, यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या चीज है, दो मेरे पास यहाँ पर ऐसी फ्रीक्वेंसीज है। समझो, ये आपको करंट कहाँ पर मिल रहा है बच्चे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा आर, है ना। और यहाँ पर मेरे पास दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं, एक ओमेगा 1 एक ओमेगा 2, जहां पर करंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कितना हो गया बच्चे, 1/√2 टाइम्स हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर क्या बोला जाता है, तो क्वालिटी फैक्टर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। देखो ये क्राइटेरिया बच्चे समझ जाओगे, धीरे धीरे एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में भी आ जाएगा। हमारे पास ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ऑफ बच्चे हमारे पास ओमेगा 1। हमारे पास ओमेगा आर की वैल्यू किसके बराबर है, नंबर 1, ये बच्चे अंडर रूट ऑफ L इंटू सी। मेरी बात समझ पा रहे, और यहाँ पर मेरे पास ओमेगा 2 क्या चीज है,
इसको बच्चे हम बोलेंगे दिस इज अ अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ये हायर फ्रीक्वेंसी। और मेरे पास ओमेगा 1 क्या है, LSB, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड द लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। एक बच्चे अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है और दूसरे बच्चे हमारे पास लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है। फिर समझो, एक अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है, एक लोअर साइड आपके पास क्या आ गई, बैंड फ्रीक्वेंसी। समझो, तीसरी चीज बच्चे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको फोकस करना। हमारे पास ओमेगा 2, दिस इज ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। हम ये मान के चलते हैं कि इसके बीच में डेल्टा ओमेगा का फर्क है। एंड ओमेगा 1, दिस इज ओमेगा आर माइनस ऑफ डेल्टा ओमेगा। तो हम ये मान के चलते बच्चे कि इसके अंदर कितने का फर्क है बच्चे, डेल्टा ओमेगा। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, सो क्वालिटी फैक्टर इज ओमेगा आर डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा ओमेगा। और याद रखना बच्चे, हमारे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो कि आपके पास 2 डेल्टा ओमेगा, इसको बच्चे एक और नाम देते हैं बैंडविड्थ। इसकी बहुत डेफिनेशंस है बच्चे। सो दिस इज कॉल्ड द बैंडविड्थ, इसको बच्चे हम बैंडविड्थ भी बोल देते हैं। तो एक डेफिनेशन और क्या आ गई, क्या आपके पास दिस इज आल्सो द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, टू द बैंडविड्थ। ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है बच्चे, है बहुत इजी लेकिन खतरनाक है। क्यों, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस है। टीचर तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, आप हिल जाओगे, भैया क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा। एक तो नॉर्मल, एक डायग्राम से समझते हैं। अब बच्चे हम इसके करते हैं डेरिवेशन, देखो ध्यान से समझना। अब हम करते हैं बच्चे इसके डेरिवेशन, रुको जरा। तो हमने क्या बोला सबसे पहले बच्चे, अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो हमने क्या चीज बोली बच्चे, द करंट एट रेजोनेंस, द करंट एट रेजोनेंस। हमारे पास रेजोनेंस के ऊपर करंट किसके बराबर है, दिस इज आई नॉट, एंड दिस इज आई नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर है, दिस इज वी नॉट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। क्लियर होगी बात। और करंट, अब ध्यान से समझना, एंड द करंट एट, एंड द करंट एट आपके पास बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसीज, और करंट एट बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसीज किसके बराबर है, तो अगर हम साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज भी बोल देते हैं इनको, तो हमारे पास इनको साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज भी बोल देते हैं। तो ये करंट है मेरे पास आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या चीज समझ में आती है, अगर मैं कंपेयर करूं तो आई नॉट की जगह मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप लिखोगे वी नॉट अपॉन यहाँ पर √2r, राइट, बिल्कुल सही चीज है। लेकिन रेजोनेंस के अलावा आपके पास इंपीडेंस आती है। सो देयरफॉर द इंपीडेंस, क्योंकि वहां पर आपके पास रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो ओमेगा भी काम आएगा, आर भी काम आएगा, एल भी आएगा और सी भी आएगा। तो इंपीडेंस एट साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज, अब ध्यान से समझना, साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। तो हमारे पास इसकी इंपीडेंस किसके बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास है Z इज इक्वल टू √ऑफ, तो हमारे पास ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर इज इक्वल टू √ऑफ 2 इंटू, ये हो जाएगा बिल्कुल। तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड्स का, स्क्वायर करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, बोलो शाबाश। तो ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, हमारे पास होल स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, ठीक। एंड देयरफॉर हमारे पास यहाँ पर ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर। अब दोनों साइड्स का रूट लेते हैं। अब ध्यान से समझना, अब जिसका दिमाग थोड़ा सा चलेगा वो मेरे साथ साथ यहाँ पर काम करेगा, फोकस करना। हमारे पास यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड्स का रूट लेता हूँ तो ओमेगा L माइनस ओमेगा C, इसका बच्चा हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस माइनस। अब प्लस माइनस आ रहा है, अब ये आप बच्चा बोलेगा सर ऐसा क्या, सोच के देखो। छोटी फ्रीक्वेंसीज पे ओमेगा L छोटा होता है और ओमेगा
सी बड़ा होता है तो वहां पर माइनस आ रहा है, समझो। अगर छोटी फ्रीक्वेंसीज है तो हमारे पास छोटी फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती हैं बच्चे, जरा चेक करते हैं। तो हमारे पास छोटी फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1, ओमेगा 1 जब आप डालोगे तो आपके पास देखो ना, हमारे पास क्या बच्चे, आपके पास एक्सी किसके बराबर है, 1/ओमेगा इंटू सी। छोटी फ्रीक्वेंसीज पे एक्सी पड़ा है और बच्चा आपके पास एक्सएल ओमेगा एल, ये छोटा। मेरी बात को आप समझ पा रहे, मेरी बात को आप समझ पा रहे। और बड़ी फ्रीक्वेंसीज पे ओमेगा एल बड़ा है और 1/ओमेगा सी बच्चा आपके पास छोटा। देखो ध्यान से, तो हमारे पास इस वजह से दो इक्वेशंस आएंगे, फोकस करना बहुत अच्छा। नंबर 1 हमारे पास, नंबर 1 मैं नंबर 1 भी डाल रहा हूं उसको, हमारे पास ओमेगा 1 एल, आपके पास क्या आ गया ओमेगा 1 एल माइनस 1/ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू माइनस। और दूसरा मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 एल माइनस 1/ओमेगा 2 सी इज इक्वल टू प्लस। बेटा ध्यान से समझना इसको, अगर इस बात को आप समझ गए तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। और अगर आप नहीं समझ पाए थोड़ा थोड़ा फोकस करो। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर अगर ये चीज बच्चे आपके पास आती है, अगर ये चीज बच्चे हमारे पास आती है तो आपके पास क्या चीज आएगी कि मैं यहाँ से अब क्या निकालना, बेसिकली मैं क्या निकालना चाहता हूँ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। अच्छा वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले एडिंग 1 एंड 2। अब आप में से कौन बच्चा एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को बच्चा आपस में ऐड कर दो। तो अगर 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल, माइनस कॉमन आ जाएगा, सोचते रहना बच्चे। और यहाँ पर बच्चे हमारे पास 1/c कॉमन, 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2, लगी बात पता बच्चे आपको यहाँ पर। एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल और इज इक्वल टू 1/c। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चे बताओ शाबाश, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 और ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 किसके बराबर है, 1/LC। लेकिन ओमेगा आर किसके बराबर है, 1/√LC। अब जितने मैथ्स वाले बच्चे हैं ना उनको बहुत मजा आएगा, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको बहुत मजा आएगा। कैसे मजा आएगा वो भी देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया ओमेगा 2 और ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा आर का स्क्वायर। मेरी बात को समझ लो, ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा आर का स्क्वायर, समझो। और मेरे पास ओमेगा आर इज इक्वल टू √ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2। इसको कौन सा मीन बोलते हैं, किसी बच्चे को पता है इसको कौन सा मीन बोलते हैं बच्चे, मैथमेटिक्स में दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल मीन। हम यहाँ पर इसको कौन सा मीन बोलते हैं बच्चे, ज्योमेट्रिकल मीन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल मीन। ये बच्चे हमारे पास क्या बन जाता है, ज्योमेट्रिकल मीन। ओमेगा आर इज इक्वल टू √ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2। ये मेरे पास पहला रिलेशन है। फिर दूसरी चीज है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, सब्ट्रैक्ट कर देते। तो हमारे पास सब्ट्रैक्टिंग, आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अच्छा बताओ क्या चीज आ जाएगी, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके लिखता हूँ ताकि मुझे भी पता लग जाए। तो 1 को 2 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो शाबाश, ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1। तो ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1 और बच्चे हमारे पास एल। जब हम माइनस करेंगे बच्चे 1 को 2 में से तो इसके साथ प्लस का साइन, इसके साथ माइनस का साइन, इस वजह से प्लस ऑफ, जिसके साथ प्लस का साइन है 1/c तो कॉमन आ जाएगा। तो हमारे पास क्योंकि 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। और मेरे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल प्लस ऑफ 1/c ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1
ओमेगा 1 ओमेगा 2, अब आपको पता है ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, एंड दिस इज इक्वल टू 2। बताओ कॉमन क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू एल, ये कॉमन आ जाएगा, सोचते रहना देखते रहना। और मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस 1 अपॉन एल सी, और बच्चे हमारे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2। ये बहुत आपके पास दिमाग वाली डेरिवेशन है, 5 मार्क्स की आएगी। और मेरे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 किसके बराबर है, 1 अपॉन एल सी, तो ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल, ये 1 प्लस 1 2 कैंसिल इज इक्वल टू आर। अब बताओ बच्चे जाकर, क्या हमारे पास देयरफॉर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके बराबर आ गया, आर बाई एल। सर ये क्या बात होती है, ये क्या है, इतना सिंपल सा बात है। हाँ यार सिंपल सी बात है, इसी के लिए तो 5 नंबर लेगा तुमसे। क्या आप बताओ कि क्वालिटी फैक्टर क्या। और एक बात देखना, क्या ये स्कूल के अंदर आपको करवाई गई है कि नहीं करवाई गई है, कि सीधा इसकी डेफिनेशन करवा दी गई, ये भी देख लेना। तो ये बच्चे हमारे पास आर बाई एल, बच्चा बोलता है ये तो सर धोखा हुआ। हाँ है धोखा भाई, क्या कर सकते हो। और हमारे पास इस वजह से अब एयरफॉर क्वालिटी फैक्टर का हमारे पास क्या आ गया, ओमेगा आर, और नीचे बच्चे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा। तो हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी मल्टीप्लाइड बाई आर बाई, आपके पास कितना आ जाएगा, ओहो आपके पास नीचे आएगा। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आर बाई एल है ना, तो आर नीचे एल ऊपर, तो क्या चीज आ गई बच्चे हमारे पास, 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ आपके पास एल बाई सी। एक और फॉर्मूला आ गया, ये एक और फॉर्मूला आ गया। और फिर बच्चे इस फॉर्मूले के बाद रुकना थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ा ना तुम्हारी जान जो है बच्चे आसानी से हम छोड़ देंगे ना, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास क्वालिटी फैक्टर अनदर डेफिनेशन, another definition, another definition, हमारे पास यहाँ पर इसकी एक और डेफिनेशन भी है भाई, इसको हल्के में मत लेना, एक और डेफिनेशन। और हमारे पास वो डेरिवेशन बच्चे हमारे पास क्या, ध्यान से समझना, वो बच्चे हमारे पास यहाँ पर है, द क्वालिटी फैक्टर इज आल्सो डिफाइंड एज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, दोनों में से एक लेनी है भाई, दोनों मत लेते ना, इंडक्टर और कैपेसिटर एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस एंड डिवाइडेड बाय द वोल्टेज in resistance, the voltage in resistance, the voltage in the resistance। तो Q is equal to IXL, और बच्चा हमारे पास डिवाइडेड बाई I इंटू, और वोल्टेज क्या होती है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब बच्चा आपके पास ओमेगा आर एल और डिवाइडेड बाई आर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी एल बाई आर। लो जी बेटा वहीं पहुंच गए, 1 बाई आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी, तो 1 बाई आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी, तो पहली चीज आ गई। अब बच्चा बोलता है सर दूसरे से भी कर दो सर, लगे हाथ, जब आपने इतना काम कर ही दिया, एक छोटा सा काम और कर दो, और कैपेसिटर वाला भी प्रूफ कर दो। तो आई एक्स सी अपॉन आई आर, आई से आई कैंसिल, तो 1 अपॉन ओमेगा आर सी इंटू आर, तो आपके पास ऊपर अंडर रूट ऑफ एल सी अपॉन बच्चे सी आर, तो दोबारा से 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। लो जी, तो क्वालिटी फैक्टर क्या पता लगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बच्चे हमारे पास, आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये बच्चा हमारे पास किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जरा सोच के बताओ, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, टू द कैपेसिटर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडक्टर। तो अब आप समझो कि ये पूरी की पूरी डेरिवेशन जो आपको की गई है along with the discussion, along with the diagram, जो पिछले पेज से चला हुआ 5 नंबर का है क्वालिटी फैक्टर, तो इसको भाई हल्के में मत लेना, ये सबसे बड़ी डेरिवेशन है, क्योंकि एलसीआर सर्किट की रेजोनेंस के बाद यही वो चीज है सबसे बड़ी जो कि आपको पूछी जाती है। न्यूमेरिकल, अरे बड़े इजी न्यूमेरिकल,
ना देखने लायक न्यूमेरिकल। टीचर मुझे एलसीआर दे देगा, क्वालिटी फैक्टर निकालने को बोलेगा। अच्छा क्वालिटी फैक्टर है, बड़ा क्वालिटी फैक्टर है, बहुत बढ़िया। कम क्वालिटी फैक्टर है, बहुत कम। लेकिन इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं बच्चे। चलते अब हम आगे की तरफ। सो आगे बच्चे अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमारे पास यहाँ पर आ जाती है द पावर डिसिपेशन, द पावर डिसिपेशन इन द एसी सर्किट। तो पावर डिसिपेशन इन आपके पास ए सी, आपके पास यहाँ पर सर्किट। तो एसी सर्किट के अंदर पावर डिसिपेशन को निकालना, दो चीजें करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे, दूसरे फिर रिजल्ट निकालेंगे। और रिजल्ट बच्चे हमारे पास आर से लेके एलसीआर तक जाएंगे। और एक एक चीज को ध्यान से समझ। मान लेते हैं कि मेरे पास एक एसी सर्किट है जिसपे वोल्टेज लग रही है V is equal to V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, नंबर वन। और जिसपे बच्चे हमारे पास करंट आ रहा है I is equal to I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव, जहां पर फाइव इज द फेज एंगल, वेयर फाइव is the phase angle, where phi is the phase angle, जहां पर phi मेरे पास यहाँ पर फेज एंगल। ये कोई रैंडम सा हमारे पास सर्किट। नाउ हमारे पास यहाँ पर द एवरेज पावर डिसिपेशन इज गिवन बाय द एवरेज पावर डिसिपेशन, द एवरेज पावर डिसिपेशन ये बच्चा हमारे पास कैसे दी जाएगी? दिस विल बी गिवन बाय, ये बच्चे आपके पास दी जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ वी आई इंटू डी टी, जीरो से लेके टी मल्टीप्लाइड बाई 1/t। ये बच्चे एवरेज पावर डिसिपेशन सॉल्व करते हैं। मेरे पास यहाँ पर 1/t इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी, एंड वी हैव वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव इंटू बच्चे हमारे पास क्या है डी टी। ठीक, आगे चलते। तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? वी नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई टी। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई? वी हैव जीरो से लेके बच्चे हमारे पास टी साइन ऑफ ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव, तो आपके पास क्या आ जाएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ फाइव, है ना, dt करना मल्टीप्लाई, चलो बाद में करते हैं, प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास कॉस ऑफ ओमेगा टी, आपके पास साइन ऑफ, और फिर dt मल्टीप्लाई कर देते हैं dt। अब क्या करना? अब करना बच्चा हमारे पास सबसे मुश्किल का, तो वो मेडिकल वाले बच्चे जो है ना वो हो जाते परेशान, अरे सर ये क्या पंगे पढ़ में डाल दिया, मैं क्या कर सकता हूँ यार। अब मैं इस चैप्टर के अंदर ये आखिरी डेरिवेशन है बच्चे, इसके बाद आपकी कोई डेरिवेशन नहीं। और फिर बच्चे हमारे पास जीरो से लेके टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस ऑफ फाइव इंटू डी टी, मेरे बात समझिए, प्लस ऑफ जीरो से लेके टी वी हैव साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ फाइव इंटू डी टी। मेरी बात को आप समझो। अब हम करेंगे क्या? साथ में इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि फॉर्मूला बन जाए। फिर मेरे पास है यहाँ पर बच्चे आपके पास वी नॉट आई नॉट इंटू टी, और बच्चे हमारे पास अब आगे क्या करेंगे? यहाँ से कॉस ऑफ फाइव आ जाएगा कॉमन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसकी जगह बच्चे हमारे पास जीरो से लेके टी, और हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी, समझो। और मेरे पास प्लस ऑफ यहाँ पर हाफ इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू डी टी साइन ऑफ 5, और बच्चे हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई जीरो से लेके टी। अब मैं मेडिकल वाले बच्चे को एक बात कहता हूँ, बेटा देख एक बात समझ, जहां पर साइंस ओमेगा टी आ रहा है कंप्लीट साइकिल पे डायरेक्ट जीरो कर दिया। अब देख एक चीज मेरी बात मान के चलो, बाय हुक और बाय क्रूक, थोड़ा सा तो बच्चों को चीजें याद करनी पड़ेगी। मुझे पता होना चाहिए कि साइन की जो एवरेज वैल्यू है फुल साइकिल पे जीरो होती है, तो साइन ऑफ 2 ओमेगा टी जीरो, इसी तरीके से कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी जीरो, ट्रिग्नोमेट्रिक है।
तो ये 0, ये पूरा का पूरा आपके पास 0 हो जाएगा, ये वाला 0 सिर्फ हाफ बच जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, V0 I0 जो कि पीक वैल्यू इंटू कॉस ऑफ 5 एंड डिवाइडेड बाई, और ये t बच जाएगा आपके पास, एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू t से t बच्चा हमारे पास क्या हो गया, थोड़ा सा मुश्किल है। और हमारे पास इस वजह से जो एवरेज पावर डिसिपेट हो जाएगी दैट विल बी गिवन बाय V0 I0 cos ऑफ 5 अपॉन, ये हमको अब रिजल्ट बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब इस रिजल्ट में बहुत सारी चीजें छोटी छोटी शामिल है जो डेफिनेशन वाइज भी हमको समझ में आनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज बच्चे मैं आपको समझाता हूँ पावर फैक्टर, जिसमें सबसे पहली चीज मैं आपको समझाता हूँ पावर फैक्टर। तो कल को टीचर अगर बोलता है व्हाट इज पावर फैक्टर, तो आपका जवाब होगा कॉस ऑफ, आपका सबसे पहला जवाब होगा द कॉस ऑफ 5 इज द पावर फैक्टर, द कॉस ऑफ 5 इज द पावर फैक्टर। ये बच्चे हमारे पास पावर फैक्टर, मेरी बात को समझो, दिस इज द पावर फैक्टर। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर पावर फैक्टर है। एंड फ्रॉम इम्पीडेंस ट्राइंगल, राघव अगर मैं इम्पीडेंस ट्राइंगल बना देता हूँ, फ्रॉम द इम्पीडेंस ट्राइंगल, अगर हम इम्पीडेंस ट्राइंगल बना दे तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, अगर हम इम्पीडेंस ट्राइंगल बना देते तो हमको क्या चीज पता लगती है, समझो, ये हमारे पास बन गया इम्पीडेंस ट्राइंगल, ये एंगल आपके पास 5 है ना। अब बताओ कि बेस पे हमेशा रेजिस्टेंस आती है और हाइपोटेन्यूज पे z, तो बताओ cos ऑफ 5 किसके बराबर है, जल्दी बोलो काके। तो cos ऑफ 5 इज इक्वल टू r बाई z। ये बात आपको अगर समझ में आ गई बेटा, मैं आपको कह सकता हूँ सारी चीजें आप समझो, सारी की सारी चीजें होगी, LCR सर्किट तक आपको एवरेज पावर पता लग जाएगा कैसे निकालते हैं बच्चे। तो cos ऑफ 5 इज इक्वल टू r बाई z, फॉर्मूला फिर चेंज हुआ, तो हमारे पास अब बताओ क्या फॉर्मूला बन गया। सो देयरफॉर मेरे पास एवरेज पावर इज गिवन बाय, द एवरेज पावर इज गिवन बाय V0 I0 अपॉन यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय r बाई z। कहानी अभी भी बची हुई है, और कहानी का बच्चा हमारे पास एक फॉर्मूला ये बन गया। हमारे पास कहानी इस तरीके से भी आएगी कि जो एवरेज पावर है दिस इज V0 बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई I0 बाई रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ। लग रहा पता मैंने क्या किया, मैंने इस 2 को किस में चेंज कर दिया, रूट 2 और रूट 2 में, और हमारे पास ये आ जाएगी एवरेज पावर, और आपके पास एवरेज पावर किसके बराबर है, VRMS IRMS इंटू कॉस ऑफ। और अब बचती है एक और इंटरेस्टिंग चीज, अब आती है बच्चे हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग चीज, और वो ये बच्चे हमारे पास, इसको बच्चे हम बोलते हैं वर्चुअल पावर। अब कई बार टीचर सिर्फ आपसे वर्चुअल पावर पूछेगा, ये हमारे पास आ गई वर्चुअल पावर, ये बच्चे हमारे पास क्या आ गई ट्रू पावर। कई बार टीचर बोलेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ वर्चुअल पावर टू ट्रू पावर, तो कॉस ऑफ 5, और हमारे पास कॉस ऑफ 5 क्या चीज बन गई बच्चे, दिस इज द पावर फैक्टर। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर कौन सा फैक्टर बन गया बच्चे, पावर। तो कॉस ऑफ 5 हमारे पास यहाँ पर कौन सा फैक्टर बन गया, पावर फैक्टर। तो आपके पास एक जगह पे ट्रू पावर आ गई, एक जगह पे वर्चुअल पावर आ गई, और एक जगह पे आ गया पावर फैक्टर। भाई बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर आप कितने चालाक हो, कितने फोकस्ड हो, ये मैटर करेगा। आप बेवकूफों वाली हरकत नहीं करनी, अरे मैं याद नहीं कर सकता, अरे सर मैं भूल जाऊंगा। भैया ये कहानी तो आपसे अच्छे से 5वीं क्लास का बच्चा सुना देगा तुमसे, सर मैं याद ही नहीं कर सकता, सर मेरे को समझ नहीं आया। तुम 5वीं क्लास के बच्चे थोड़ी ना। हिम्मत करो, हिम्मत, हिम्मत करोगे तो याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा कि बैठे रह गए। अरे दिमाग लगाओ, रूट 2 कहाँ जा रहा है, वो रूट 2 कहाँ आ रहा है, कॉस ऑफ 5 कहाँ से आ रहा है, इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या, ये पूरा चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। इस बात को समझना बच्चे, ये इंटरकनेक्टेड है। उनका वो गोला बड़ा नहीं बन गया, उनका गोला एक छोटे से बच्चा हमारे पास वहां से बड़ा होना स्टार्ट हुआ। तो ये बच्चा हमारे पास एवरेज पावर है, या वर्चुअल पावर, और दूसरे बच्चे पावर फैक्टर। अब कहानी यहाँ पर शुरू होती है आर से।
मुझे बताओ कि अगर सिर्फ सिस्टम में एक रेजिस्टेंस होती है तो आपके पास उसके लिए फाई की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 0 की। तो वहां पर जो आपकी एवरेज पावर एसोसिएट हो जाएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी? वी आर एम एस आई आर एम एस। मेरी बात को ध्यान से सुनो, वी आर एम एस आपके पास आई आर एम एस। अगर मेरे पास इंडक्टर है तो क्या होगा? प्योर इंडक्टर पाई बाई 2, आपकी एवरेज पावर 0। क्यों 0? कॉस ऑफ फाई 0 0। अगर मेरे पास कैपेसिटर है, प्योर कैपेसिटर है, फाई के वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 2। तो आपकी एवरेज पावर क्या हो जाती है? 0। आपकी एवरेज पावर क्या हो जाती है बच्चे? 0 हो जाती है। 3 समझ में आई? आर सी सर्किट। यहाँ पर फाई अब कैसे निकालोगे मैं समझाता हूँ। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते ट्राइंगल, ठीक। ये रेजिस्टेंस है एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स ए का स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर, ये एंगल फाई। तो बताओ एवरेज पावर कितनी हो जाएगी? सो दिस इज अ वी आर एम एस, आपके पास आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई, जो कि मल्टीप्लाइड बाई आर अंडर रूट ऑफ एक्स ई का स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर। तो एक्स ई का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया? आर का स्क्वायर। एक्स ई का स्क्वायर प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास आर का होल स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पर आर एल सर्किट, अगर हमारे पास यहाँ पर आर एल सर्किट है तो ये एंगल आ गया हमारे पास फाइव, ये आर। दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर एवरेज पावर किसके बराबर होगी? सो वी आर एम एस आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर। मैं एक और बात बता दूं बच्चे, यहाँ पर होगा कि कई बार आपको करंट नहीं दे रखा होगा, अकेली वोल्टेज दे रखी होगी। एक बात और ध्यान रख लेना कि आई आर एम एस इज आल्सो वी आर एम एस अपॉन जेड। प्लीज इस बात का भी ध्यान रखना। हो सकता है कि कई बार टीचर आपको करंट दे वोल्टेज ना दे और वोल्टेज दे करंट ना दे, तो वहां पर भी टीचर आपके दिमाग के साथ खेल सकते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और फिर बच्चा हमारे पास कौन सा सर्किट है? तो हमारे पास एल सी आर सर्किट। एलसीआर सर्किट के अंदर हमारे पास अब बताओ ये बना इम्पीडेंस ट्रायंगल, एंगल फाइव, ये आर, ये अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस ऑफ आर का स्क्वायर। जल्दी बता दो बच्चे, यहाँ पर अब आपके पास एवरेज पावर किसके बराबर हो जाएगी? सो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और रेजोनेंस पे क्या होगा? आपके पास रेजोनेंस के ऊपर, रेजोनेंस पे आपकी एवरेज पावर प्योर रेजिस्टेंस की तरह हो जाएगी, वी आर एम एस एंड सिंपल आई आर एम एस। बस ये चीज बच्चे आपको याद होनी चाहिए। ये हमारे पास पूरे चैप्टर के अंदर की चीज, आप देखो ना, कोई चीज आपसे छूट ही नहीं सकती। अगर आपको इस चैप्टर का कोई एक छोटा सा टॉपिक भी अच्छे से आता है तो पूरा चैप्टर आता है, और पूरा चैप्टर आता है तो पूरा चैप्टर वैसे ही आएगा। तो अगर कोई बच्चा बोलता है सर मुझे एक टॉपिक आता है इस चैप्टर में, मैं बोलता हूँ बेटा तो ये बात मान कि तेरे को सब कुछ आता है। और अगर कोई बच्चा बोलता है अरे सर मुझे कोई चैप्टर नहीं आता, तो बेटा फिर बच्चे हमारे पास हम नहीं कर सकते। एक पॉइंट को पकड़ लो, आप एक पॉइंट अगर तुमने इस चैप्टर का पकड़ लिया, पूरा चैप्टर आपके कब्जे के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर एक और चीज है बच्चे हमारे पास, विच इज नोन एज टू बी दी वॉटलेस करंट। कई बार टीचर यहाँ पर पूछ लेता है हमारे पास कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दी वॉटलेस करंट। सो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ द एसी करंट, द कंपोनेंट ऑफ द एसी करंट, हमारे पास एसी करंट का वो कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ द एसी करंट विच is not responsible, which is not responsible for the आपके पास लॉस ऑफ द पावर या पावर डिसिपेशन। तो बच्चा बोलता है सर इसका मतलब क्या? तो उसका मतलब समझाते हैं। हमारे पास मान लिया जाए कि ये वोल्टेज है,
सपोज मेरे पास यहाँ पर वोल्टेज है, ये हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, और हमारे पास यहाँ पर ये करंट है। सपोज कि ये बच्चे हमारे पास करंट है, और इन दोनों के बीच का एंगल आ गया फाई। या हमारे पास है करंट आई नॉट, ये वी नॉट। अब हमारे पास इस करंट के कितने कंपोनेंट बन जाएंगे, तो आप बोलोगे सर दो। एक आपके पास आई नॉट कॉस ऑफ फाई, और दूसरा बच्चा हमारे पास आई नॉट साइन ऑफ। तो हमारे पास एक आ गया आई नॉट कॉस ऑफ फाई, और दूसरा बच्चा हमारे पास आई नॉट साइन ऑफ फाई। तो इसकी वजह से बच्चे करंट चल रहे आपके, सॉरी पावर डिसिपेट हो रही है, और ये बच्चे हमारे पास कौन सा करंट होता है, वॉटलेस करंट। दिस इज वॉटलेस करंट, यानी कि इसकी वजह से नहीं, हमारे पास इसके, और इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, वॉटफुल करंट। दिस इज कॉल्ड द वॉटफुल करंट। इसकी वजह से हीट डिसिपेट हो रही है। तो हमारे पास अगर साइन ऑफ फाई निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, तो हमारे पास ये एंगल आ गया फाई, ये आर, ये जेड, और ये बच्चा हमारे पास आ गया एक्सएल माइनस एक्सएल। अब आप भी समझदार हो कि साइन ऑफ फाई किसके बराबर है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन इम्पीडेंस जेड। तो इसमें से न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आते हैं, इसमें से हाँ ये कह सकते हो बच्चे के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़े आ सकते हैं, पर ज्यादा नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ इसमें से अगर न्यूमेरिकल आता है तो बच्चे को फॉर्मूला तो एक ही है, उस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है ये बच्चे को आना चाहिए। चलिए सो बच्चे अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। तो अभी हमारे पास इसके सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं, एसी जनरेटर और बच्चे ट्रांसफार्मर, वो भी हमारे पास नेक्स्ट टाइम होगा। कल टेस्ट है, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।